हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये जो वर्ड है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला बायोलॉजी और दूसरा टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ ऐड कर दे रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके प्रोसेसेस क्या है, इसके मेथड्स क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है किसने दिया, कार्ल एरेकी साहब ने। ये टर्म किसने दिया, कार्ल एरेकी साहब ने इस टर्म को दिया। ठीक है, बेसिकली अगर तुमसे कोई बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन पूछता तो तुम क्या बोलोगे कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी यूज ऑर्गेनिजम्स एज द कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। किस चीज के लिए, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। मैंने क्या बोला कि यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म एज देयर कंपोनेंट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, उसी को हमने क्या बोला, बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसका दो टाइप है, एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी। एक कौन सा है, एक है ओल्ड बायोटेक, आप लोग जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाएंगे, और एक है न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है कि जब भी अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एफिशिएंसी का यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो किस में आएगा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में। नया बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है कि जब भी तुम अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर रहे होगे वो किस में आएगा, न्यू बायोटेक में। तो इसको नोट कर लेते हैं क्या कि यूज ऑफ नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेचुरल efficiency of organism to make products। ठीक, और न्यू बायोटेक में क्या बोलेंगे कि बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसके ऊपर बेस्ड होता है ये, बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करोगे तो जब तुम मिल्क से कर्ड को बनाते हो, मिल्क से कर्ड को बना रहे होते हो, तो वो किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे ओल्ड बायोटेक का। या फिर तुम क्या बोल दो, अल्कोहल का फॉर्मेशन। किसका, अल्कोहल का फॉर्मेशन। और इसमें बात करोगे न्यू बायोटेक में तो जितने भी तुम वैक्सीन बना रहे हो या फिर इंसुलिन, इंसुलिन, वैक्सीन, ये सारा एग्जाम्पल किसका है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी का। अब क्या है ना कि EFB, EFB ने, इसको नोट करेंगे फिर मैं उसको लिखता हूं। अब EFB ने क्या किया, किसने, EFB, EFB का फुल फॉर्म बोले तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया ना कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशन था उसको मर्ज करके एक नया डेफिनेशन दे दिया। वो नया डेफिनेशन क्या दिया उन्होंने क्या बोला कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विथ ऑर्गेनिजम्स जीन एज देयर कंपोनेंट, या फिर उसी को उन्होंने क्या बोला, मोलिकुलर एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, एनसीईआरटी ने भी लिखा है और बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि EFB ने नया डेफिनेशन जो बायोटेक का दिया था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, integration of natural science with organisms gene with organisms gene as their component, या फिर इसी को उन्होंने क्या बोला, और मोलिकुलर एनालॉग, मोलिकुलर एनालॉग to make products and services।
ये डेफिनेशन दिया किसने, हमारे EFB ने। ठीक, इतनी बात ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं हम? पॉल बर्ग साहब को। किसको? पॉल बर्ग साहब को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्यों बोलते हैं पॉल बर्ग साहब को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? आखिर उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जो कि बहुत रिकॉग्नाइजेबल होगा। उन्होंने क्या किया था कि SV40 वायरस के जीन को ट्रांसफर कर दिया था किसमें? ई कोलाई के अंदर। किसके हेल्प से? लेम्डा फेज के हेल्प से। क्या किया था उन्होंने क्या किया था कि SV40 वायरस के जीन को ट्रांसफर कर दिया किसमें? ई कोलाई के अंदर। ठीक, किसके हेल्प से ट्रांसफर किया? लेम्डा फेज के हेल्प से। लेम्डा बैक्टीरियोफेज है इसका फुल नेम। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या किया था उन्होंने? SV40 वायरस का जीन किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था? इसेरिचिया कोलाई के अंदर। किसके हेल्प से? लेम्डा फेज के हेल्प से। ठीक है, नोट करेंगे इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किसके बारे में कि आखिर इसका प्रिंसिपल क्या है इस बायोटेक्नोलॉजी का? किसका? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, कॉमन सेंस लगाओ कि सबसे पहला प्रिंसिपल इसका क्या होगा। तो हम पढ़ ही रहे क्या? बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो का रिलेशन किसके साथ? टेक्नोलॉजी के साथ। बायोलॉजी में क्या हो जाएगा? जीन होगा। जीन में हम जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा करेंगे। तो पहला ही चीज क्या होगा हमारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहला क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों करेंगे हम? जीन बनाने के लिए। तो क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ जीन। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, कोई पूछे क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो क्या बोलेंगे? फॉर फॉर्मेशन ऑफ जीन। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल क्या है इसका? दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि जो हमने जीन को बनाया है उसका मेंटेनेंस भी तो जरूरी है। तो क्या लिखेंगे? मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और मेंटेनेंस करने के बाद क्या करना है? हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। देखो हम बायोटेक्नोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ ऐड क्यों कर रहे हैं? कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों का। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या होगा हमारा? मेंटेनेंस ऑफ GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और क्या होगा? किस चीज के लिए? इंक्रीज द प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक, कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन को बढ़ाना भी तो है, तो प्रोडक्शन को क्या करेंगे हम? इंक्रीज करेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारा किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। अब इस बायोटेक्नोलॉजी के सक्सेस होने के पीछे क्या राज है? तो वो राज है दो चीजों के डिस्कवरी का। पहला किसका डिस्कवरी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का। और दूसरा डिस्कवरी किसका? प्लास्मिड का। ये वर्ड आगे आपको इस चैप्टर में बहुत सुनने को मिलेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? RE मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और दूसरा क्या बोलेंगे हम? प्लास्मिड, जिसको आप बोल रहे होगे डबल स्ट्रैंडेड नेकेड सर्कुलर DNA, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे कि कौन से वो दो चीजें हैं जिनके डिस्कवरी होने से बायोटेक्नोलॉजी इतना सक्सेसफुल हुआ। तो वो कौन कौन से थे? डिस्कवरी ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं क्या? डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और दूसरा किस चीज का डिस्कवरी? डिस्कवरी ऑफ प्लास्मिड। इन दोनों के डिस्कवरी होने की वजह से बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, इसको नोट करेंगे। फिर हम बात करने वाले किसके बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी के वो कौन कौन से टूल्स हैं। तो बेसिक 4 टूल्स हम पढ़ेंगे, और 4 टूल्स होते भी हैं। पहला एंजाइम्स, दूसरा वेक्टर, तीसरा डिजायर्ड जीन, या फिर उसी को हम एलियन जीन भी बोलते हैं, या फिर उसको फॉरेन जीन बोलते हैं, और चौथा होस्ट सेल। इन 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें इस बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे चारों के बारे में एक एक करके। ठीक है,
तो बात करते हैं हम किसके बारे में, टूल्स कौन कौन से हैं हमारे इस बायोटेक्नोलॉजी के। तो पहला टूल क्या, मैंने क्या बोला, 4 है, एंजाइम, वेक्टर, डिजायर्ड जीन और होस्ट सेल। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंजाइम्स के बारे में। किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, एंजाइम्स पे भी सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइटिक एंजाइम्स के बारे में। किसके बारे में, ए करके लिखोगे आप क्या, लाइटिक एंजाइम्स, लाइटिक एंजाइम्स। अगर कुछ पढ़ा हो पहले से तो कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा। लाइटिक एंजाइम्स का यूज किस लिए करते हैं हम, ब्रेक डाउन ऑफ सेल और आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए। लाइटिक मतलब ही क्या है, लाइसिस मतलब तोड़ना, जहां तोड़ने का काम होगा वहां पे किसका यूज करेंगे, लाइटिक एंजाइम्स का, और जहां पे जोड़ने का काम होगा वहां पे क्या यूज करेंगे, लाइगेज एंजाइम्स का। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले बात किसके बारे में करने वाले हैं, लाइटिक एंजाइम्स के बारे में। तो लाइटिक एंजाइम्स के लिए क्या लिखेंगे कि यूज फॉर ब्रेक डाउन ऑफ सेल एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। किस चीज के लिए, यूज फॉर ब्रेक डाउन ऑफ सेल एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक, ये हुआ हमारे लाइटिक एंजाइम्स का। अब लाइटिक एंजाइम्स हमें कितने तरह के पढ़ने हैं, 5-6 तरह के। मैं लाइन से सबका नाम लिखूंगा और आपको दिमाग में अपने फंक्शन को वीडियो पॉज करके रिमेंबर करने हैं और फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखना है कि मैंने क्या क्या फंक्शंस उसके लिखे हैं। ठीक, पहले कौन सा है, लाइसोजाइम। वीडियो पॉज करके आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। दूसरा है हमारा सेलुलेज। ठीक, फिर तीसरा हमारा क्या आएगा, पेक्टिनेज। चौथा क्या आएगा, काइटिनेज। ठीक है, पांचवा क्या आएगा हमारा, लाइपेज। और छठा क्या आएगा, प्रोटीएज। ठीक, ये 6 एंजाइम है जिसको हमें पढ़ना है। ठीक, अब लाइन बाय लाइन हम सबका फंक्शन देखते हैं। लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरियल सेल को तोड़ता है। तो क्या लिखेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये आपको याद रखना है, 5 स्टार मार लो, बैक्टीरियल सेल। ठीक, सेलुलेज का काम क्या है कि ये प्लांट को ब्रेक डाउन करता है। तो बस सेलुलोज ही नहीं, हम दोनों का एक ही साथ लिखेंगे। ये सेलुलेज एंड पेक्टिनेज का काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट्स, ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स को कौन ब्रेक डाउन करता है, हमारा सेलुलोज एंड पेक्टिनेज, प्लांट सेल्स। ठीक, काइटिनेज, नाम से ही पता चल रहा है क्या कि काइटिन किसका ब्रेक डाउन करेगा, फंगल सेल वॉल, ब्रेक डाउन ऑफ फंगल सेल वॉल। ठीक, और लाइपेज और प्रोटीएज क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन करते हैं। किसका, ब्रेक डाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको आपको नोट करना है और 5 स्टार मार लेना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एंजाइम के बारे में, जो कौन सा है, क्लीवेज एंजाइम। नोट करेंगे, नेक्स्ट एंजाइम हमारा कौन सा है, क्लीवेज एंजाइम। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। तो क्लीवेज एंजाइम का काम क्या है यार, कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करना। न्यूक्लिक एसिड बोलने का मतलब ही क्या है कि वो डीएनए होगा या फिर वो आरएनए होगा। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडो। एक्सो वर्ड से ही पता चल रहा है बाहर, एंडो वर्ड से मतलब क्या पता चल रहा है, अंदर। तो ये क्या है कि डीएनए के एंड में कट करेगा, कौन, एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस कहां, कहीं बीच में कट करेगा। ठीक है, पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस के, पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं कि एक बेस पेयर है, उसके नीचे वाला उसकी अपोजिट होगा, बेस पेयर नहीं, बेस और उसके नीचे वाला अपोजिट होगा। एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किसको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। वीडियो पॉज करके आप इतना नोट करेंगे, फिर अब हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किसको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में।
रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के बारे में। ठीक, ये एक स्पेशल एंजाइम है जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। अब इसके अंदर जो हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन है डीएनए का। जब हम डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं कि डीएनए में एक बैकबोन होता है। फिर वहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर जो डीएनए के अंदर बैकबोन है वो बना किससे, तो हम क्या बोलते हैं, सुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। तो मैंने अभी आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डेफिनेशन क्या दिया कि इट इज ए स्पेशल एंजाइम विच कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट द स्पेसिफिक साइट, और हमने उस स्पेसिफिक साइट का नाम क्या दिया, रिकॉग्निशन साइट। और फिर मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल रहे हो वो बेसिकली क्या है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन है डीएनए का। ठीक है, ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में जैसे हेलिकल होता है ना ऐसे। ठीक, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि स्पेशल एंजाइम, ठीक है, ये एक स्पेशल एंजाइम है जो कि कट करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। स्पेशल एंजाइम which cut the phosphodiester bond at a specific site called recognition site। ठीक है, और इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहने का मतलब बेसिकली क्या है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन, सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है, मैं आपको बायोमोलिक्यूल की थोड़ी याद दिला रहा हूं। ठीक, यहां पे मैंने क्या लिख दिया पॉइंट, रिकॉग्निशन साइट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक, तो इस रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है क्या, तो रेस्ट्रिक्शन साइट डीएनए पे एक ऐसा लोकेशन है जहां पे मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। अब वो कौन से मॉलिक्यूल स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो रेस्ट्रिक्शन साइट का आप डेफिनेशन क्या दोगे कि साइट लोकेटेड ऑन अ डीएनए मॉलिक्यूल containing a specific sequence of nucleotides which are recognized by the restriction enzymes। बिना रेस्ट्रिक्शन साइट के यहां पे कोई भी काम नहीं होने वाला है, इसीलिए हर डीएनए के अंदर हमें पहले ये पहचानना होगा कि उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट है या नहीं है। ठीक, तो मैं रेस्ट्रिक्शन साइट का डेफिनेशन लिख दूं, रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट को हमने क्या बोला, साइट लोकेटेड ऑन अ डीएनए साइट। ये सारे डेफिनेशन आप नोट करते जाना, साइट लोकेटेड ऑन अ डीएनए कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहां पे लोकेटेड है, साइट लोकेटेड ऑन अ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग स्पेसिफिक एंजाइम, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग स्पेसिफिक एंजाइम। कि कैसा एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। देखो जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं ना उसको आप लोग बस पढ़ लोगे ना तो सारे एमसीक्यूज आपको बन जाएंगे, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज के हेल्प से नोट्स बनाए हैं। तो मैंने क्वेश्चंस के थ्रू नोट्स बनाए हैं, ना कि नोट्स के थ्रू मैं क्वेश्चंस बनवाने वाला हूं आपसे, क्योंकि जब आप मेरा नोट्स पढ़ लोगे ना तो एमसीक्यू अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना, ये जो एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस कंटेनिंग एंजाइम्स, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, क्योंकि कंटेनिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, हमारा एंजाइम होगा। तो ये मैं कंटेनिंग साइट लोकेटेड ऑन डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ये कौन रिकॉग्नाइज करेगा, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कौन रिकॉग्नाइज करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इनको पहचानेगा। कोई ना कोई होना चाहिए ना पहचानने के लिए कि रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सा है, तो वो कौन पहचानेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पहचानेंगे। ठीक है,
जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, उनका अपना अपना स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट है। मैंने क्या बोला? एवरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैव देयर ओन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट। सबका अपना अपना स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, ठीक। तो और भी एक चीज क्या नोट कर सकते हो कि ऑल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैव स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट। सबका अपना अपना रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, कि इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर कौन किया, इसके टाइप क्या है, उसके बारे में। तो सबसे पहले कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ? तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या था? हिंद 2। किसने डिस्कवर किया था? स्मिथ साहब ने। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आता है क्या, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंद 2, ठीक। किसने किया था? बाय स्मिथ, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन ये आपसे पूछ देता है क्या कि फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा पूछता है क्या कि ई कोर 1 कौन डिस्कवर किया था? ये तो हो गया हिंद 2। ई कोर 1 कौन डिस्कवर किया? ई कोर 1 कौन डिस्कवर, ये आई नहीं है बल्कि रोमन का 1 है। तो ये डिस्कवर किया था 3 लोगों ने मिलके। किसने किसने? स्मिथ साहब ने, नॉर्थन साहब ने और आर्बेन साहब ने। स्मिथ, नॉर्थन और आर्बेन, 3 लोगों ने मिलकर इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। ये जो रोमन, ये जो है ना हिंद 2, ये क्या है? रोमन नंबर है। और ये क्या इंडिकेट करता है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ये जो है आपका, ये रोमन है, ये रोमन है, आई नहीं है, ये भी रोमन है। ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। और कुछ बात करें तो देखो, ऐसा नहीं है कि बस यही 1 और 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुए हैं। टिल टुडे, आज तक कम से कम 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किए जा चुके हैं। कहां से? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। कितने डिस्कवर किए जा चुके हैं? मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किए जा चुके हैं। कितने से? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, ठीक। और कुछ बात करें तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सिंथेसाइज्ड होगा और यूकैरियोट्स के अंदर भी सिंथेसाइज्ड होगा? जी नहीं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये बस सिंथेसाइज किसके अंदर होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर ही। तो इसको मैं रेड पेन से क्या लिख रहा हूं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, ये बस प्रोकैरियोट्स के अंदर ही सिंथेसाइज होगा। तो इस बात को आपको भी एकदम स्टार मार्क कर लेना है, ठीक। फिर बात करें और कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, तो ये डिफेंस सिस्टम का पार्ट है बैक्टीरिया का, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वायरस के अगेंस्ट में। मैंने क्या बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस। और बताए कैसे प्रोटेक्शन करता है? क्या कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ना, वो कभी भी अपने खुद का बैक्टीरियल डीएनए को काटता नहीं है, क्योंकि उसका रिकॉग्निशन साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है? वो मॉडिफाइड हो जाता है। कैसे मॉडिफाइड हो जाता है? मिथाइलेशन से, ठीक है। पहले इसको आप नोट करेंगे, फिर मैं उसको लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ
bacteria which provide protection against viruses। ठीक। दूसरी खासियत बात क्या है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, ये खुद का बैक्टीरियल डीएनए को कट नहीं करता है। क्यों कट नहीं करता है? क्योंकि इसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है किससे? मिथाइलेशन से। ठीक है, तो एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी लिखेंगे हम लोग क्या, कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेवर कट्स इट्स बैक्टीरियल डीएनए because its restriction site is modified by methylation। मिथाइलेशन मतलब CH3 का ऐड हो जाना। ठीक, तो ये बातें हैं किसके बारे में? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो हिंद 1 हिंद 2 ये जो टाइप होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में बस हम इतना ही बात करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगली वीडियो को हम शुरुआत करेंगे टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर हम नोमेनक्लेचर की भी बात कर रहे होंगे। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बस प्रोकैरियोट के अंदर ही सिंथेसाइज्ड होता है, यूकैरियोट्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कभी भी नहीं बनेगा। तो मैं लिख देता हूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज नेवर सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोट्स।